Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to start previous year questions for the second year. आप लोगों के सिलेबस में बच्चों 4 यूनिट हैं. The first unit infrared spectra, the second unit amines, the third unit which contains 2-part diazonium salts and nitro compounds, and the fourth unit that contains your aldehydes and ketones. On first unit, the individual topic videos are not available, so I am uploading the previous year questions for that in the first video. And then if you feel that video has been useful, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अगर आपको ज़रूरत लगे कि और जो हमारी बाकी यूनिट्स है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके भी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो एंड ये जानना हो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं एंड कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना ज़रूरी है, सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. आई विल ट्राई टू मेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज़ फॉर दोज टॉपिक्स ऑल्सो. आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, if you find that it has contributed in some way to your exams, then please like it. So अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इस यूनिट में जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, those are what are fundamental vibrations, what are their types, okay, and what is Hooke's law, how does we apply it, how do we solve the numericals of Hooke's law, what are the selection rules for the fundamental vibrations, what type of bands are observed, what will be their position, intensity, okay, and factors affecting the absorption spectra, and a particularly special topic in which you have to study characteristic absorption regions of various bands. This topic has importance because there are many questions which are asked on its applications. For that, I have also uploaded a video and you will get the link for it in the description, in which questions related to IR spectroscopy absorption bands have been solved in detail. Okay, चलो start करते हैं. First question, deduce the number of possible vibrations of CH4 that is methane and CO2 that is carbon dioxide. तो बच्चों अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको पॉसिबल वाइब्रेशंस बताने हैं, सो हमें पता है ये लेंदी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. अगर आपको 3 मार्क्स में दिया होगा तो या तो इसके 3 पार्ट्स दिए होंगे, या फिर अगर आपको 1 या 2 पूछा होगा तो वो 1 या 2 मार्क में ही होगा, उससे ज़्यादा इसका वेटेज नहीं हो सकता. एंड उस 1 या 2 मार्क में भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको स्टेटमेंट में लिख दो और फिर जो बेसिक आंसर है वो आपका करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH4 की, सो बच्चों जब हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं. लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फंडामेंटल वाइब्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होता है एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है. फॉर एग्जांपल मुझे किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फंडामेंटल वाइब्रेशन निकालनी है तो मैं अप्लाई करूंगी 3n-5 फॉर्मूला, जिसमें n होगा नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल. और अगर मुझे किसी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशंस कैलकुलेट करनी है देन आई विल अप्लाई द फॉर्मूला 3n-6 वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स. सो इफ वी पर्टिकुलरली कंसिडर मीथेन CH4, तो इसमें बच्चों कितने एटम्स हैं, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी कि 5 एटम्स, तो n की वैल्यू हो गई 5. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो CH4 बच्चों बताओ लीनियर होता है नॉन लीनियर. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल होता है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल. तो इसके लिए वाइब्रेशंस कितनी होंगी, 3n-6. तो ये आ जाएगा 3 × 5 - 6 इज इक्वल टू 9. सो इसमें आप लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो दैट फॉर द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल CH4 वी यूज द फॉर्मूला 3n-6 फॉर कैलकुलेटिंग इट्स फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड द वैल्यू केम आउट टू बी 9. ठीक है जी. नेक्स्ट पार्ट जो इसमें पूछा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, सो इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होंगी, 3n-5, यानी कि 3 एटम्स हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो इट विल बी 3 × 3 - 5 दैट इज 4 वाइब्रेशंस. सो इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो, फॉर द मॉलिक्यूल CO2
Since it has a linear structure, so we will use the formula 3n-5 to calculate its fundamental vibrations, and therefore carbon dioxide molecule shows 4 possible fundamental vibrations. Clear? Now moving on to the second question. What is the necessary condition for absorption of IR by a molecule? सो ये बिल्कुल IR के बेसिक का क्वेश्चन है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मैं ये कैसे बताऊंगी कि वो IR रीजन में एक्टिव होगा या नहीं, वो IR रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा या नहीं. तो बच्चों इसके लिए जो कंडीशन होती है बेसिक, जो वर्ड्स आपको एग्जैक्टली मेंशन करने ज़रूरी हैं, दैट इज चेंज इन द डाइपोल मोमेंट. इसको आप स्टेटमेंट लिखोगे भी अपने आंसर में, और इसको आप अच्छा होगा अगर आप किसी डिफरेंट पेन से, ब्लैक पेन से लिख दो या इसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये आप इसका मेन पॉइंट है. ठीक है, सो आप इसको कैसे लिखोगे? द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR बाय अ मॉलिक्यूल इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट, दैट इज देयर शुड बी अ नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल. ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइपोल मोमेंट हो, नेट चेंज होना चाहिए. लाइक अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है Cl2 मान ले, तो उसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं, है ना. अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी है बट एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल, अगर CO2 की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो बॉन्ड तो पोलर होना चाहिए. बट होता क्या है, जो लेफ्ट वाला CO बॉन्ड है वो राइट वाले CO बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है. तो डाइपोल मोमेंट था बट चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया. सो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. सो इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एंड देन उसके बाद एग्जाम्पल से प्रूव करोगे, दोनों ही एग्जाम्पल से. एक एग्जाम्पल आप ऐसे मॉलिक्यूल का दोगे जिसमें IR एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, एंड एक एग्जाम्पल आप ऐसे मॉलिक्यूल का दोगे बच्चों जिसमें IR एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मॉलिक्यूल अंडरगोज चेंज इन डाइपोल मोमेंट लाइक HCl molecule. In HCl molecule, chlorine is more electronegative than hydrogen, so there will be a dipole moment in that direction. Partial charges will be developed. So obviously this molecule will be IR active and will show absorption of IR in the spectrum. If we talk about an example which doesn't show any change in dipole moment, for example O2, Cl2, these molecules are non-polar and there is no change in the dipole moment in these molecules. So obviously these are not absorbing any IR radiations. Okay, चलो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट एब्सॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन. आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं बच्चों आपके एग्जाम में, 3-4 बार देखा गया है, पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के और पूछते हैं कि क्या ये एब्जॉर्ब करेंगे इंफ्रारेड रीजन में, है ना, क्या इनमें एब्जॉर्प्शन हो पाएगा. सो इसमें आप जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करोगे. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, या तो वही होगा अगर ज़्यादा मार्क्स का होगा लाइक 2 या 3, तो उसमें ज़्यादा पार्ट्स दिए होंगे. लाइक 2 मार्क्स का है, 4 पार्ट्स दे दिए, उनको आपको एक्सप्लेन करना है. या फिर अगर बाई चांस उन्होंने ऐसा किया कि 3 मार्क्स में तीनों पार्ट्स दे दिए, तो हमें पता है 3 मार्क का आंसर तो बहुत बड़ा होता है, ये तो इनफ होगा ही नहीं. सो उसमें आपको ध्यान रखना है वेटेज के हिसाब से. जैसे अगर 2 मार्क्स में भी आता है ना, सो आपको कोशिश करने की आप सिर्फ यस या नो कभी भी मत लिखो, क्योंकि MDU में आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड करना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, लाइक जेन्युइनली लेते हैं. जैसे इसने क्या पूछा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट एब्जॉर्ब इन इंफ्रारेड रीजन, तो वो ना बस नाम बता देंगे कि भाई ये 2 मॉलिक्यूल है 5 में से जो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दिस एंड दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एब्जॉर्ब. ना रीजन देंगे, ना ये बताएंगे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो क्यों नहीं कर रहे हैं. सो उसके बेसिस पे आपको बच्चों कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. हो सकता है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको आंसर भी पता हो, बट जो शीट पे आप लिख के आए हो उसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे. सो दैट्स द थिंग. चलो अब इसको देखते हैं आप कैसे अटेम्प्ट करोगे. इसमें आपको मॉलिक्यूल दिया O2, HCl, ClBr, N2 एंड Cl2. एक एक करके देखते हैं. अगर O2 की बात करें, O2 क्या है हमें पता ही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो इसमें ना तो कोई चेंज होगा डाइपोल मूवमेंट में और ना ही एब्जॉर्प्शन होगा इंफ्रारेड रीजन में. ठीक है, ऐसे ही N2 में भी नहीं होगा, सेम रीजन, Cl2 में भी नहीं होगा. तो आप इसमें क्या लिखोगे,
For a molecule to absorb infrared radiation, it is necessary that the bond vibration in the molecule should be accompanied by a change of dipole moment. Since there is no change in dipole moment in O2, N2 and Cl2, therefore they will not absorb in infrared region. So इस तरह से आप इसको लिखोगे. एंड जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन से हैं बच्चों? इट इज HCl एंड ClBr. सो इसमें आप ये लिखोगे, सिंस these molecules show polarity and have a net dipole moment in the molecule, so these molecule will absorb in infrared region. तो हमेशा आपको रीजन एक्सप्लेन करना है, खाली कभी भी नहीं छोड़ना है. चाहे आपको 1 मार्क में भी पूछा है तो आप एक ही लाइन में रीजन लिख दो, अगर आपको 2 मार्क में पूछा है तो आप 3-4 लाइन में रीजन लिख दो. सो वेटेज के हिसाब से आप उसको कर सकते हो. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. डिस्कस इन ब्रीफ टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस. सो बच्चों, जिन फंडामेंटल वाइब्रेशंस की बात हो रही है, जिनको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, हमें पता है उनके टाइप्स भी होते हैं. लाइक जैसे हमने बोला कि CH4 में 9 आ रहे हैं, CO2 में 4 आ रहे हैं, तो ये कौन से वाइब्रेशंस है, इनके टाइप्स भी होते हैं. सो इस क्वेश्चन में आपको वो टाइप्स ही सारे के सारे बताने थे. चलो उसी को डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल वाइब्रेशंस की, तो जो ओवरऑल फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है. दैट इज सिमेट्रिक वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस. सॉरी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस. तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, इनमें क्या होगा, हम बॉन्ड्स को स्ट्रेच करते हैं. स्ट्रेच करने का मतलब हम उनकी बॉन्ड लेंथ तो मॉडिफाई करते हैं, बट बॉन्ड एंगल पर कोई चेंज नहीं आता. ऐसी वाइब्रेशंस को हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बोलते हैं. जो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं वो फर्दर 2 तरह से क्लासिफाइड होती हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस. सो सिमेट्रिक भी हमें पता लग रहा है, जिसमें हम बॉन्ड की स्ट्रेचिंग सेम डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है, मतलब सेम इन द सेंस कि मतलब जहाँ पे सेंट्रल एटम से जो मॉलिक्यूल से जो एटम्स फर्दर जुड़े हुए हैं, उनकी स्ट्रेचिंग जब सेम डायरेक्शन में होगी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगी तो हम उसको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बोलेंगे एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बोलेंगे. और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, लाइक एक तो सेंट्रल एटम की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, एक उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है, तो ये तो बॉन्ड छोटे बड़े हो जाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. तो इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. ठीक है जी. सो इस तरह से आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो होती है, तो सिमेट्रिकली हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं या एसिमेट्रिकली. अब दूसरी टाइप ऑफ वाइब्रेशंस कौन सी थी? बेंडिंग वाइब्रेशंस. सो बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है? बेंडिंग. सो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं करते, उसमें कोई चेंज नहीं करते, बट जो वर्क होता है इसमें होता है बॉन्ड एंगल्स पे. समझे? बॉन्ड एंगल्स इफेक्ट हो रहा है. सो जब हम बॉन्ड एंगल चेंज करेंगे तो 4 तरह की वाइब्रेशंस हो सकती है. ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग. ये 4 टाइप्स हैं. ठीक है बच्चों, अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं. इनके बारे में 2 लाइंस आपको लिखनी है. जैसे अगर सिजरिंग की बात करें तो बच्चों, जैसे एक सीजर मूव करती है, एक साथ उसके दोनों एंड्स पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं. पास दूर है ना. इसको हम बोलते हैं दैट 2 एटम्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड अवे एट द सेम टाइम. ठीक है, मतलब एक साथ मूव कर रहे हैं, तो पास आ रहे हैं एक दूसरे के या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. ये होती है इन प्लेन बेंडिंग, यानी कि इस बेंडिंग के लिए मुझे प्लेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी प्लेन में हो जाएगी सिजरिंग. सेकेंड अगर बात करें रॉकिंग, रॉकिंग में क्या होता है? ये भी इन प्लेन बेंडिंग होती है, बट जैसे हम रॉक करने लगे ना, लाइक एक बार लेफ्ट को झुके, राइट, फिर राइट झुके, फिर लेफ्ट झुके, फिर राइट झुके, हम मतलब थोड़ा सा घूम रहे हैं, है ना, इसको हम रॉकिंग बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल में भी यही होता है. सेंट्रल एटम से जो 2 एटम्स जुड़े होते हैं, या तो वो लेफ्ट ही मूव करेंगे एक साथ, या दोनों एक साथ राइट मूव करेंगे. जैसे सिजरिंग में तो देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा था, आपस में एक साथ पास आ रहे थे, बट एक लेफ्ट में मूव कर रहा है तो दूसरा राइट में मूव कर रहा है. बट रॉकिंग में या तो दोनों ही लेफ्ट जाएंगे या दोनों ही राइट जाएंगे. ये भी इन प्लेन बेंडिंग है, क्योंकि प्लेन तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, उसी प्लेन में हो गई. नाउ थर्ड टाइप, वैगिंग. वैगिंग क्या होता है बच्चों? इसमें जो 2 एटम्स होते हैं, अगर हम एक प्लेन अज्यूम कर ले कि XY प्लेन में हमारा मॉलिक्यूल है, तो या तो दोनों एटम्स एक साथ ऊपर मूव करेंगे. एटम्स के हम बॉन्ड्स की बात करते हैं ना इसमें, एटम्स क्योंकि सेंट्रल एटम्स तो बॉन्ड से जुड़े हैं, सो या तो दोनों ही बॉन्ड्स एक साथ ऊपर मूव करेंगे या दोनों ही बॉन्ड्स
एक साथ नीचे मूव करेंगे। सो इसको बोलते हैं वैगिंग, और आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग है क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन तो चेंज होएगा जब हम प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे जा रहे हैं। द लास्ट टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इज ट्विस्टिंग। सो ट्विस्टिंग में आप क्या लिखोगे कि ये भी आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन होती है, और इसमें क्या होता है, अगर एक बॉन्ड जो सेंट्रल एटम से दूसरा एटम जुड़ा है, अगर वो एटम प्लेन के अबव जा रहा है तो जो दूसरा वाला बॉन्ड है जिसपे दूसरा एटम जुड़ा हुआ है वो बिलो द प्लेन जाएगा। तो इसमें आपको ये लाइन मेंशन करनी है। सो बच्चों एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो फुल मार्क्स के लिए, क्योंकि सिंपल डेफिनेशंस हैं और क्लासिफिकेशन को आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो। लाइक जैसे आपको पता है स्ट्रेच, ये हमारी जो वाइब्रेशन है 2 टाइप की हो गई, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, तो आपने उसको टेबल में दिखा दिया। देन स्ट्रेचिंग की फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। देन जो बेंडिंग है उसके फर्दर 4 कॉलम्स बना दे के 4 टाइप्स की होती है। फिर सबकी क्या क्या लिख दी, डेफिनेशन और टाइप। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपके एग्जाम में 2 पार्ट्स पूछे गए थे, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। द फर्स्ट पार्ट आस्क्ड वाज राइट हुक्स लॉ, एंड इन द सेकंड पार्ट अ न्यूमेरिकल वाज गिवन टू कैलकुलेट द वेव नंबर। ठीक है, तो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो हमने जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको किससे रिलेट किया, डायरेक्टली वाइब्रेशन से। ठीक है, इसके प्रिंसिपल में भी हम ये पढ़ते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो वो हमें कैसे पता लग रहा है वो रीजन में एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, वो उसकी वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा है। मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होती है, इसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को कई बार वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। सो जिस वाइब्रेशन की बात हो रही है कि वाइब्रेशन हो रही है, अब हमने बोल दिया वाइब्रेशनल हो रही है, वाइब्रेशनल लेवल्स भी है, ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं। अब किस मॉलिक्यूल में ये वाइब्रेशन कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, उसी को उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट अगर करनी हो, कि बताना हो कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसके लिए आप बस मुझे ये बता दो इसमें कितनी वाइब्रेशंस होंगी, किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस होंगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ही हम हुक्स लॉ यूज करते हैं। हुक ने एक ये लॉ दिया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिसको यूज करके हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब ये हुक्स लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिखोगे वो देखते हैं। एंड ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो है या मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हमें यूज करना है हुक्स लॉ के लिए वो क्या होता है वो एक बार देखते हैं। सो अगर हुक्स लॉ को डिफाइन करें, इफ अ बॉडी ऑफ मास m is hung on a spring and given a pull downwards, it will undergo simple harmonic oscillations। बिल्कुल सिंपल बात है, एक स्प्रिंग लिया, उससे मैंने एक मास m की बॉल नीचे इंक्लाइन कर दी एंड स्प्रिंग से किया और उसको एकदम नीचे खींचा। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा भी मैंने पुल लगाया तो क्या होगा, वो अपने आप ही लेफ्ट राइट एक सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशन होता है उसमें मूव करने लगेगा, यानी कि SHO शो करेगा। अब इसको यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, उसमें क्या फोर्स लग रही है और क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसको हुक ने रिलेट किया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द फोर्स F which tends to restore the body to its original position is directly proportional to displacement x of body from that position। सो जहां पर स्प्रिंग पहले प्रेजेंट था उस पोजीशन पर वापस आने में जितनी फोर्स उसको लगानी पड़ेगी वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होती है, एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑब्वियसली बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना मेरा स्प्रिंग नीचे गया उसको उतनी ही ज्यादा फोर्स ऊपर आने में लगानी पड़ेगी। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए यूज किया बच्चों क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी ओपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो वापस ऊपर आएगा अगर बाई चांस नीचे गया तो। और अगर ऊपर हमने फोर्स लगाई है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगती है। सो इसीलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम K यूज करते हैं। सो F बिकम्स इक्वल टू -kx वेयर K इज द फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने के लिए हुक ने इससे एक सिंपलर इक्वेशन दी। ठीक है, बेस्ड ऑन वेरी मच एक्सपेरिमेंट्स, एंड द इक्वेशन वाज न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/m। उसने कहा कि भाई अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है तो इस फॉर्मूले में फोर्स कांस्टेंट पुट करो, मास पुट करो जिस पे आप निकाल रहे हो, बस आ गई न्यू की वैल्यू। बट यहाँ पे जो m लिया उसने एक मास m की बात की,
ठीक है। अगर हम एक मॉलिक्यूल में निकाल रहे हैं तो भाई कैसे निकालेंगे, उसमें तो सिर्फ एक मास नहीं है, ज़्यादा एटम्स है तो ज़्यादा मासेस इंक्लूडेड है। उस केस में हम क्या करते हैं, सेंटर पे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, बेसिकली हम रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे m की जगह क्या टर्म रिप्लेस हो जाएगी, म्यू। सो ये बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट k बाय म्यू। और ये म्यू रिड्यूस्ड मास कैसे हम निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। सो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, दोनों फोर्स वाली भी और न्यू वाली भी, और दोनों ही टर्म्स m वाली और रिड्यूस्ड मास वाली। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, calculate the wave number for stretching vibrations of single bond between carbon 12 and hydrogen 1 where k is equal to 5 into 10 to the power 5 dyne per centimeter and Na is equal to 6.022 into 10 to the power 23। बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप पहले ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वैल्यूज उनको लिख लो और फिर देखो क्या पूछा गया और क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे पूछा क्या हमसे, वेव नंबर। वेव नंबर हमें पता क्या होता है ना, न्यू बार होता है। सो न्यू बार कैसे निकल सकता है, अगर हमें न्यू की वैल्यू पता तो हम न्यू बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अब न्यू बार निकालना है तो हम हुक्स लॉ यूज करेंगे। अब देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। आपको के की वैल्यू दी है और एन ए की वैल्यू दी है। सो जो न्यू का फॉर्मूला होता है उसमें पाई हमें पता ही होता है, के की वैल्यू भी दी है। सो बेसिकली इसमें हमें रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन बाकी अपने आप हो जाएगा। सो सबसे पहले आप गिवन वैल्यू सारे लिखोगे, देन उसके बाद क्या निकालना है वो लिखोगे एंड देन फॉर्मूला। सो हम फॉर्मूला लिख देंगे न्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट k बाय म्यू, और वेव नंबर के लिए क्या हो जाएगा, न्यू डैश इज इक्वल टू 1/2 c अंडर रूट k बाय म्यू, क्योंकि पता है जो वेव नंबर होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सो हमें c की वैल्यू भी पता है। अब बच्चों रिड्यूस्ड मास हम सिंपली कैसे निकालेंगे, अगर कार्बन 12 की बात करें तो इसका मास क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम H1 मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका मास क्या हो जाएगा। सो M1 की बात करें यानी कि जो हाइड्रोजन है तो इसका मास हो जाएगा 1/Na ग्राम्स, एंड M2 यानी कि कार्बन का मास क्या हो जाएगा 12/Na ग्राम्स। इसको आप न्यू यानी कि रिड्यूस मास के फॉर्मूले में पुट करोगे M1 M2 और M1 प्लस M2 की जगह, सो आपकी न्यू की वैल्यू आ जाएगी। और ये देखो सॉल्व करके हमारी है 12/13 Na ग्राम एटम। बस इन सभी वैल्यू को हमने क्या किया, जो हमारा न्यू बार का फॉर्मूला है तो उसमें पुट कर दिया। एंड सिंपल मैथ्स है, जब आप मैथ्स में कट करोगे स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो अपने आप न्यू की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो 6th क्वेश्चन, राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। सो बच्चों जैसे हमने 5th क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें आप वही बताओगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस दोगे, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दोगे। एंड जब उसने बोला है एक्सप्लेन, तो जो आपकी मैथमेटिकल टर्म्स हम क्या करते हैं, उसको आंसर को कंप्लीट करने के लिए हम फॉर्मूला लिख के उन टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। लाइक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे वेयर न्यू इज इक्वल टू वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, पाई is equal to constant, k is equal to force constant, Na is equal to Avogadro number and nu is equal to reduced mass। so ये सब वैल्यूज आप पुट करके लिखोगे। so इसी के साथ आपके हुक्स लॉ के क्वेश्चन कवर हो गए। हुक्स लॉ से इसी तरह से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। जो बच्चों अभी जो हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस पढ़ रहे थे ना, तो उसी की वजह से बैंड्स डेवलप होते हैं। देखो वाइब्रेशंस हुई यानी कि मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक वाइब्रेशन लेवल से वो दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जंप करेंगे, तो उस टाइम पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। सो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से बैंड्स विजिबल होंगे IR स्पेक्ट्रम रीजन में। तो उन बैंड्स की पोजीशन कैसे होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है और उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको बता देती हूँ दोनों ही पॉइंट्स में आपको क्या क्या मेंशन करना है। अगर हम पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स की बात करें बच्चों, सो इसमें सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि एक मॉलिक्यूल में किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसमें उसके IR स्पेक्ट्रम में किस किस वेवलेंथ पर पीक्स आ रहे हैं, है ना। अब किस किस पोजीशन पे एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहा है वो हमें बताएगा कि उसके अंदर किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, किस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कीटोन का, C डबल बॉन्ड हो तो उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। सो अगर हमें पता है कि कार्बोनिल है तो उसकी पोजीशन क्या होगी 1740 के आसपास। तो इस तरह से हम
क्या ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उससे पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट मेंशन करोगे, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वेरियस वेवलेंथ्स आर फाउंड टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल गिविंग राइज टू एब्जॉर्प्शन बैंड्स। द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड और ग्रुप। क्लियर। अब इसी के बेसिस पे कि किस एरिया में, किस रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड आता है, उसी के बेसिस पे IR स्पेक्ट्रम को दो तरह से क्लासिफाई किया। हमें पता है जो ओवरऑल IR स्पेक्ट्रम का रीजन होता है दैट इज 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू अप्रोक्सीमेटली 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रीजन को कहाँ बैंड्स आते हैं, उस पोजीशन के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। जो 667 से 1250 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रीजन होता है उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं, एंड जो 1250 से 4000 के बीच में होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, देखो जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है सो इस रीजन में यानी कि 1250 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में बच्चों जो भी पीक्स आती हैं वो क्या होती हैं, जनरली फंक्शनल ग्रुप पीक्स होती है। जैसे हमारी कार्बोनिल की कहाँ आ गई, 1740 के आसपास। इसी तरह से अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो इसी रेंज में आएगा, है ना। अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसी रेंज में आएगा, फिनोलिक ग्रुप है वो इसी रेंज में आएगा। बट अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, फिंगरप्रिंट रीजन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस ज़्यादा इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बात ज़्यादा की जाती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल CC बॉन्ड्स की बात है ना, और जो इंडिविजुअली हमारे CH बॉन्ड हो गए उनकी बात हो गई, ठीक है। जो इनकी स्ट्रेचिंग हो गई वो सब किस में आती है, इस रीजन में आती है, ठीक है। 667 से लेकर हमारा रीजन हो गया 1250 तक, ठीक है। जैसे अगर CC स्ट्रेचिंग की बात हो गई, मतलब इसमें स्ट्रेचिंग वाले आते हैं सॉरी, ठीक है, मोस्टली। सो CC स्ट्रेचिंग हो गया, देन CH स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, CH प्लेन बेंडिंग हो गया। सो इसमें ये वाले हमारे सारे बॉन्ड्स आते हैं। चलो ये हो गया हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। एंड बच्चों जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसका बेनिफिट क्या होता है, अगर हमारे पास IR स्पेक्ट्रम है और हमें पता है फिंगरप्रिंट रीजन में कहाँ कहाँ बॉन्ड आ रहा है, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं ये किस मॉलिक्यूल का IR है। मान लो हमारे पास दो IR स्पेक्ट्रा है, उनमें दोनों में कार्बोनिल की पीक भी आ रही है और अगर देखा जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी पीक आ रही है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। हम थोड़ा सा जज तो कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे भाई दोनों, जब C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है। बट अगर हमें पता करना हो कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है पर्टिकुलरली, तो उसके लिए हमें सारे बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे, वो आपको फिंगरप्रिंट रीजन से पता लगता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट दैट इज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। सो बच्चों इसमें ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो हमें पता ही है कि अगर हम अलग अलग एब्जॉर्प्शन बैंड्स की बात कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होगी, है ना। सेम इंटेंसिटी तो नहीं होगी, सारे बैंड्स की अलग बैंड्स है तो उनकी इंटेंसिटीज भी अलग होगी। अब जो ये इंटेंसिटी अलग होती है वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट में चेंज कितना आ रहा है। किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा चेंज होगा डाइपोल मूवमेंट में, जितना ज़्यादा पोलर कैरेक्टर डेवलप होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो आपको ये पॉइंट मेंशन करना और इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है जी। तो आप इसमें क्या लिखोगे, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज। Okay, the intensity of absorption band is mainly dependent on the magnitude of change in dipole moment, जैसा भी आपको मैंने बताया। The more the polar character of the bond, the greater the change in dipole moment and greater the intensity of absorption। ये इसकी मेन लाइन है तो इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। एंड फिर इसको एग्जाम्पल से समझिए, तो जैसे अगर हम देखें कि जो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O ज़्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू एक सिंपल C डबल बॉन्ड C कार्बन के डबल बॉन्ड से। सो ऑब्वियसली इंटेंसिटी किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा आएगी, किस बैंड की ज़्यादा आएगी, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O एब्जॉर्प्शन बैंड प्रेजेंट होगा एज कम्पेयर टू C डबल बॉन्ड C बैंड, ठीक है जी। सो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स को। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बच्चों प्रिंसिपल में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना है, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, बाकी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। वही है जो अभी हम बेसिस पढ़ रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि भाई जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं आईआर रीजन में स्पेक्ट्रम के, ठीक है। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये रेडिएशंस में से जो मतलब एनर्जी आती तो है मॉलिक्यूल में, बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है कि ये एक्साइटेशन करा पाए। सो एक्साइटेशन से ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे ट्रांजिशन नहीं होते, लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया है ना, एक्साइटेशन हो गया, वो नहीं हो पाता, बट वाइब्रेशंस होती हैं। उसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है जी। एंड इसी में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो इस आईआर रीजन में विजिबल होती है। सो बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है कि मॉलिक्यूल कितना आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके किस तरह से कितना मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और कैसे उनके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, ठीक है जी। सो आप लिख सकते हो दैट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल्स in accordance with the quantization of their vibrational levels. Clear? और बाकी ये सब स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो प्रिंसिपल में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फिंगरप्रिंट रीजन। सो बच्चों ये फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है ये अभी हमने डिस्कस किया, तो अगर एग्जाम में अलग से इस पे क्वेश्चन आता है तो आप पूरा जो शॉर्ट नोट आपको भी दिया था वो लिखोगे, एंड इसमें एग्जाम्पल भी पूछा है पर्टिकुलरली, तो आप कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करके एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। लाइक अभी जैसे मैंने बताया था 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे जिनमें CO ग्रुप भी है OH ग्रुप भी है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इथेनोइक एसिड है और एक प्रोपेनोइक एसिड है, तो उनके बीच में फिंगरप्रिंट रीजन से आप बता सकते हो। या दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है बट एक में कहीं जाके डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड C का, एक में नहीं प्रेजेंट है, तो वो फिंगरप्रिंट रीजन से ही आप बता सकते हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल theoretical number of fundamental vibrations are 4 but carbon dioxide gives 2 vibrational bands। यानी कि जैसे हम कैलकुलेशन की भी फर्स्ट क्वेश्चन में, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बच्चों कितने आ रहे थे फंडामेंटल वाइब्रेशंस 4, बट जब उसके आईआर स्पेक्ट्रम में देखा गया वहां पर तो सिर्फ 2 ही वाइब्रेशनल बैंड्स मिल रहे थे। भाई ऐसा क्यों, ये तो अलग सी बात हो गई है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सो उसका रीजन क्या है, अगर ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल निकाल के दिखाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन हम 3n-5 फॉर्मूले से निकालते हैं, यानी कि n = 3 हो गया, सो 4 वाइब्रेशंस आ गई। बट रियलिटी में 2 वाइब्रेशंस क्यों आई, उसका रीजन ये होता है बच्चों कि ये जो 4 वाइब्रेशंस आई है ना, इनमें से 2 तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, 2 बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है। अब ये जो 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है इनमें से एक तो सिमेट्रिकल होती है और एक मतलब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाली होती है और दूसरी एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। सो देखो ऑब्वियसली जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी किसी मॉलिक्यूल में तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट तो क्रिएट हुआ ही नहीं, होना चाहिए था वो वाइब्रेशन, बट क्योंकि वो सिमेट्रिक है ना तो उसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ और ना ही वो आईआर एक्टिव होगा। अब जब आईआर एक्टिव ही नहीं है वो वाला वाइब्रेशन, तो हमें बैंड दिखेगा कहाँ, स्पेक्ट्रम में दिखेगा ही नहीं। सो ये वाला बैंड हमें नहीं दिखता, जो दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला है वाइब्रेशन बैंड वो दिखता है। अगर बाकी 2 बेंडिंग वाइब्रेशन वाले बैंड्स की बात करें तो जो दोनों ही बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर आते हैं 6-6-7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दोनों बैंड्स जब एक ही पोजीशन पर आ गए तो उनको स्पेक्ट्रम में अलग अलग कैसे देख पाएंगे हम, इसलिए हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते और हमें वो 2 बैंड्स एक दिखते हैं। सो इसीलिए होने 4 वाइब्रेशनल बैंड्स चाहिए थे, बट CO2 में दिखते कितने बैंड्स हैं, 2। सो आई होप कि इसका रीजन आपको क्लियर हो और एग्जाम में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाओ। Now question number 11, how can you differentiate between the following using IR spectra। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको IR स्पेक्ट्रा के बेसिस पे इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपैरिजन करना है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया और आपको 3 पार्ट्स दिए गए, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस की वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया है कि इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, मतलब ये तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ शॉर्ट में। जैसे जो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3CHO एंड C2H5OH। सो बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि IR स्पेक्ट्रा के बेसिस पे आपको दो मॉलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसमें हम यूज़ करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स। लाइक जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एंड उनकी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमें पता है IR रीजन के अंडर आती हैं। सो किस रेंज में कौन सी पीक आई है, किस सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू पे कौन सी पीक आ रही है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई इसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे हर मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। सो इनको हम कंपैरिजन भी वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल CH3CHO और C2H5OH है बच्चों। तो CH3CHO क्या है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एसिटाल्डिहाइड, और C2H5OH क्या है, इथेनॉल, है ना, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन दोनों में सबसे पहले तो आप ये जज करोगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो आप स्ट्रक्चर देख के, फॉर्मूला देख के ही बता सकते हो कि फर्स्ट वाला एल्डिहाइड है और सेकंड वाला क्या है, अल्कोहल। तो इनके ग्रुप्स में जो पीक आएगी वो भी इन्हीं ग्रुप्स की वजह से आएगी, जो IR स्पेक्ट्रम में पीक्स दिखेगी। सो जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है उसमें क्या आती है बच्चों, एक पीक आती है एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से, ठीक है। सो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से जो उसमें एब्जॉर्प्शन बैंड आता है दैट इज एट 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सबकी याद नहीं करनी है, बट कुछ कॉमन ग्रुप्स होते हैं जिनकी आपको याद करनी है। वो क्या वैल्यूज होते हैं और किनकी याद करनी है वो आप IR वाली वीडियो में पर्टिकुलरली देख सकते हो, जिसका लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। सो उसमें से आप याद कर लेना। नाउ सो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें जो CO ग्रुप है ना, उसकी वजह से 1745 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू आ रही है एंड यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस है इफेक्ट। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें C2H5OH की, तो बच्चों इसमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड आता है दैट कम्स इन द रीजन ऑफ 3200 to 3400 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसी की वजह से यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग पीक आती है। सो इन पीक्स के बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो एग्जाम में जब आपको आंसर लिखना भी है तो आप यही करोगे, दोनों में इंडिविजुअली बताओगे कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक पीक्स उसमें आएगी और किस ग्रुप की वजह से आएगी और कैसे वो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, CH3COH एंड CH3COCH3। सो बेटा ये क्या है, इसमें भी दो आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है और जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें आपको एक कीटोन ग्रुप दिया गया है। सो जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, यानी कि इथेनोइक एसिड, तो उसमें हम ये लिखेंगे कि इसमें COH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है। इसी की वजह से इसके अंदर पीक्स आएंगी। सो इसके अंदर जो पीक आएगी वो आएगी 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनके बीच में C डबल बॉन्डो की वजह से, ठीक है। अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें CH3COCH3, इसमें भी तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्डो, तो इसके अंदर भी ये पीक आएगी, यानी कि ये पीक तो दोनों में कॉमन है। अब डिफ्रेंशिएटिंग पीक कौन सी होगी, डिफ्रेंशिएटिंग पीक वो होगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप है उसकी वजह से आएगी। उसकी वजह से जो हमारी पीक आती है दैट कम्स इन द रीजन ऑफ 2500 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स गिविंग अ ब्रॉड बैंड। सो दिस पीक्स हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। सो ये आप मेंशन कर सकते हो पॉइंट्स, ठीक है जी। और हमें पता है ऑब्वियसली कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH है वो एसिड में तो प्रेजेंट है और कीटोन में प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली ये पीक नहीं होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, HCHO एंड C6H5OH। सो अगर हम इसकी बात करें तो जो HCHO है वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है और C6H5OH फिनॉल होता है। सो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसमें जो पीक आती है दैट कम्स एट 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। और जो हमारा C6H5OH है उसमें जो फिनॉलिक हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप है, ठीक है जी, उसकी वजह से पीक आती है 3200 से 34 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में। सो इसकी भी आप ये कैरेक्टरिस्टिक पीक्स लिखोगे, फिर लास्ट में ये लाइन लिख दोगे दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज पीक्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग यूजिंग IR स्पेक्ट्रा। सो इसमें आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, उनकी भी हम पीक्स देखेंगे।
फर्स्ट पार्ट, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेट एनायन। सो फॉर्मिक एसिड HCOH होता है, इनमें भी आपको ग्रुप्स दिख ही रहे हैं। जो HCOH है उसमें क्या होगा, OH ग्रुप प्रेजेंट है, बट जब हमने उसका एनायन बना दिया ना, फॉर्मेट एनायन, तो वहां पे जो H था वो निकल गया, कार्बोक्सिलेट वाला। सो क्या बच गया, HCOO माइनस। सो इनमें क्या डिफरेंसेस होंगे, जो HCOOH है यानी कि फॉर्मिक एसिड है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O की वजह से, उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से एक पीक आएगी एट 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, जो फॉर्मेट एनायन में भी आएगी। बट ऐसे कोई पीक जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाली है, जो OH वाली है, ठीक है, वो फॉर्मिक एसिड में तो दिखेगी बट फॉर्मेट एनायन में नहीं होगी। ठीक है जी, चलो। सो इसके बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, प्रोपाइन एंड बेंजोइक एसिड। प्रोपाइन हमें पता है इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, एल्काइन ग्रुप है, फॉर्मूला हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो उसके बेसिस पे हम देखेंगे। और बेंजोइक एसिड में हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो डिफ्रेंशिएटिंग पीक होगी, एक तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन की वजह से आ रही है, ठीक है, वो पीक होगी जो प्रोपाइन में होगी बट बेंजोइक एसिड में नहीं होगी। और बेंजोइक एसिड में ऑब्वियसली C डबल बॉन्ड O की भी पीक आ रही है, ठीक है, 1740 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में। और एक पीक उसमें जो हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से भी आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन फर्मी रेजोनेंस एंड ओवरटोन। सो बच्चों, एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट पूछे गए थे एंड इनके ऊपर आपको डिफाइन करना है। बेसिकली इसमें शॉर्ट नोट टाइप आपको लिखना है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं इसी क्वेश्चन में एक साथ दोनों पार्ट्स को रिलेट करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड आपको मटेरियल मिल ही रहा है कि आपको एग्जाम में क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखने हैं। सो हम इसको कैसे समझेंगे, देखो ये टर्म्स आई कहाँ से, जो हमारा IR स्पेक्ट्रा होता है ना, उसमें क्या होता है, हमें पता है नॉर्मली हमारे फंडामेंटल बैंड्स तो हमें मिलते ही हैं, जो हम थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से, है ना, कि कितने फंडामेंटल बैंड्स होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कई मॉलिक्यूल्स के IR स्पेक्ट्रा में ये देखा गया कि जितने क्या बोल सकते हैं कि जितने बैंड्स होने चाहिए थे उससे थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, एक्स्ट्रा एडिशनल बैंड्स भी देखने को मिले। तो उसके ऊपर स्टडी की गई एंड फिर ये पता किया गया कि इसका रीज़न क्या होता है। ये जो एडिशनल बैंड्स आते हैं ये या तो ओवरटोन्स की वजह से या फिर कपलिंग पीक्स की वजह से आते हैं। अब ये ओवरटोन्स होते क्या हैं, देखो जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं उनको हम ओवरटोन्स बोल सकते हैं। लाइक जो हमारा फंडामेंटल बैंड होता है उसमें क्या होता है, जब 0 वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि 1 वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसको हम फंडामेंटल बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर ये ट्रांजिशन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होने की जगह सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हो जाए तो ट्रांजिशन होगा 0 से 2 लेवल में। इस तरह के ट्रांजिशन को हम ओवरटोन बोलते हैं। अगर 0 से 3 हो जाए इसको भी हम ओवरटोन बोलते हैं। सो नॉर्मल फंडामेंटल बैंड्स और ओवरटोन्स में क्या फर्क होता है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए कि कितने सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन होगा, तो जो ओवरटोन्स होते हैं जनरली उनकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फंडामेंटल बैंड्स के कंपैरिजन में डबल या ट्रिपल होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। बट अगर हम इंटेंसिटी की बात करें बच्चों, तो ओवरटोन्स की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू फंडामेंटल बैंड्स, उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत लो होती है। सो ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द फर्मी रेजोनेंस, सो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हो रही होती है, ठीक है, कई बार क्या होता है अगर फंडामेंटल बैंड और जो हमारे ओवरटोन्स है वो काफ़ी क्लोज होते हैं, इनकी जो उनकी एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी क्लोज है, जो उनकी एनर्जी की वैल्यू है काफ़ी क्लोज है, तो उस टाइम पे क्या होता है जो हमारे फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं उनसे कुछ एनर्जी ओवरटोन वाइब्रेशंस में ट्रांसफर हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बैंड फॉर्म होता है जिसकी इंटेंसिटी पहले वाले बैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस तरह की कपलिंग को जो कि फंडामेंटल बैंड्स और ओवरटोन्स के बीच में होती है, इसको हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। दोनों के बीच में जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, दोनों बैंड्स के बीच में, दोनों वाइब्रेशंस के बीच में, दैट इज नोन एज फर्मी रेजोनेंस। सो ये आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, on the basis of IR spectrum how can acid chloride and esters be distinguished। so बच्चों इसके देख रहे होंगे आप वीडियो में भी कितने सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं सेम पैटर्न पे कि IR स्पेक्ट्रम के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करो।
तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एग्जांपल ना देके बस फंक्शनल ग्रुप दे दिया, तो आप इसके पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है और इसमें पीक्स कहाँ कहाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल जो एसिड क्लोराइड होता है बच्चों, उसमें सी डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी पीक्स भी होगी। जैसे इसमें सी डबल बॉन्ड वो स्ट्रेचिंग पीक आएगी एट 1815 टू 1785 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। इसी तरह से एक और पीक आएगी CCl स्ट्रेचिंग की, जो कि आती है 800 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये एक मीडियम पीक होती है, यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो ये दो मेजर पीक आपको एसिड क्लोराइड के स्ट्रक्चर के लिए IR स्पेक्ट्रम में मिलेगी। अगर हम एस्टर्स की बात करें बच्चों, तो एस्टर्स में जो ग्रुप होता है दैट इज C डबल बॉन्ड OOR। सो इसमें जो बेसिक हमारी स्ट्रेचिंग पीक्स दिखेगी दैट विल बी C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एंड CO स्ट्रेचिंग। यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा तो उसमें स्ट्रेचिंग पीक आएगी एट 1350 टू 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और यहीं जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर भी आपको एक पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी हो गई एस्टर्स की पीक। सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग होगी वो सिमिलर ही होगी जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप का, लाइक 1700 से 1750 के बीच में। एंड जो ये वैल्यू मैंने आपको बताई 1350 टू 1050, दिस इज फॉर C एंड O के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर? नाउ इसमें बच्चों एस्टर्स के बारे में मेजरली तो आपको ये दो पीक्स ही बतानी है, बट इसमें अगर आपको और डिटेल में बताना है तो इसमें अलग अलग पीक्स भी होती हैं। लाइक सैचुरेटेड एस्टर्स के लिए जो CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू होती है वो 1740 होती है पर्टिकुलरली। इसी में अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ले तो ये जो C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग होती है 1730 से 1715 पहुंच जाती है। सो इसीलिए हम अप्रॉक्स एक ब्रॉड रेंज रखते हैं जब हम ओवरऑल बात करें कि भाई 1710 या 1700 से 1750 के बीच में आ जानी चाहिए। ठीक है, सो बच्चों इस तरह से आप IR का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई छोटा या कोई ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक मिस हो गया हो जो इसमें ना कवर हो तो आप उसको बुक में से रीड कर सकते हो, बट ये मेजर क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रिपीटेडली, एंड इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा जो भी आपके बुक्स में प्रेजेंट है उसको रीड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लीव नहीं करना है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।